जो यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आप लोगों के लिए टेक्निकल का एक विशेष पार्ट ट्रांसफार्मर लेकर आया हूँ। इस ट्रांसफार्मर में से आपके यूपीपीसीएल के जो टी2 और जेई का जो परीक्षा होता है उसमें से बेटा बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बेटा ट्रांसफार्मर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारी आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रत्येक बिंदु पर बारीकी से ध्यान दिया गया है और आपको हर एक पॉइंट इसमें से समझाया जाएगा। तो बच्चा इसमें जितने भी टॉपिक बनेंगे प्रत्येक टॉपिक पर विशेष रूप से बारीकी से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उनको नोट करते जाइए। चलिए बेटा स्टार्ट किया जाता है। और हमारे चैनल की एक विशेष फैसिलिटी है जिसमें बेटा आपको मिलेगा, यहाँ पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसके साथ में जो भी यूपीपीसीएल से रिलेटेड जो भी आपकी फैकल्टी रहेगी सब कुछ हमारे चैनल पर निःशुल्क है। जैसे यहाँ पर जो यूपीपीसीएल की परीक्षा जिसमें आप बैठेंगे तो यूपीपीसीएल की जो परीक्षा रहेगी आपकी, इसमें बेटा आपको यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीसीएल टी2, यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन टी2, जेई, एनटीपीसी, एनवीएस, जयपुर विद्युत वितरण निगम और राजस्थान विद्युत वितरण निगम, डीआरडीओ, इसरो, डीएमआरसी, यूपी मेट्रो, राजस्थान जेई, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी और यहाँ पर भोपाल बिहार होल्डिंग पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बाद डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, फील्ड गन फैक्ट्री और डीएसएसबी पावर ग्रिड से संबंधित और अन्य विभिन्न गवर्नमेंट और सरकारी और अर्ध सरकारी सभी प्रकार की कंपनियों और विभागों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो बेटा आप किसी भी विभाग में जाना चाहेंगे तो सभी के लिए यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर है और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा आज आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारी बारीकियां आप जानेंगे। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आप पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और यहाँ ट्रांसफार्मर जो होता है जनरली हम दो रूपों में जानते हैं। जैसे कि एक होता है सिंगल एक कुंडलन ट्रांसफार्मर, एक होता है एक कुंडलन एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और एक होता है डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो आपका एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कुंडलन जो होती है केवल एक वाइंडिंग होती है, और जब एक वाइंडिंग होगी बेटा तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो स्वप्रेरण का सिद्धांत करेगा। स्वप्रेरण जो होता है ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें केवल एक ही कुंडलन है और उसका फ्लक्स स्वयं से निकल करके स्वयं में ही चला जाता है, तो वहां पर हम एकल कुंडलन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका कौन सा ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा बेटा। और यहाँ पर अगला है आपका सह प्रेरण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बेटा दो कुंडलियां होती हैं, इन दोनों कुंडलियों में से एक कुंडली को हम क्या बनाते हैं, इनपुट बनाते हैं और एक को आउटपुट बनाते हैं। और इसमें से क्या करते हैं, एक कुंडली को जब सप्लाई प्रदान की जाती है इससे फ्लक्स निकल करके दूसरी कुंडली में जाता है, फिर इसमें रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा काम करेगा आपका सह प्रेरण, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। और जो सामान्य दो कुंडलन या दो से अधिक कुंडलन, तीन कुंडलन, दो कुंडलन, दो से अधिक कुंडलन के जो ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, इन ट्रांसफार्मरों में सह प्रेरण का सिद्धांत लागू होता है। जबकि एक कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में केवल स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत लागू होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पर और साधारण ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर तथा सीटी और पीटी, कौन से सीटी और पीटी जो होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं।
बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसे ट्रांसफार्मर। कौन से? ऐसे ट्रांसफार्मर, ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें जो प्राथमिक वोल्टता होती है, हमको कौन सा बताना है बेटा? स्टेप अप। प्राथमिक वोल्टता होती है ये आपकी किससे? V2 से कम होती है। जब प्राइमरी की वोल्टता सेकेंडरी वोल्टता से कम होगी तो यहाँ ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने सप्लाई प्राथमिक को दी, ये सप्लाई आउटपुट सप्लाई से आपकी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इस अवस्था में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये क्या स्टेप डाउन करते हैं? तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनकी प्राइमरी में धारा का मान जो होता है, ये प्राइमरी में धारा का मान ज्यादा होता है सेकेंडरी की अपेक्षा। ये स्टेप अप की पोजीशन मानी जाती है। और देख सकते हैं बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें जो रेजिस्टेंस होता है कौन सा? प्राइमरी वाइंडिंग का, ये रेजिस्टेंस कम होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये ज्यादा होता है। ये बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ बेटा जानेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें V1 का वैल्यू जो प्राथमिक वोल्टता है, प्राथमिक वोल्टता का वैल्यू द्वितीयक वोल्टता से अधिक होता है, तो वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें धारा का मान, प्राथमिक धारा होती है ये द्वितीयक की धारा से कम होती है। और इसमें प्राथमिक का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, ये द्वितीयक के रेजिस्टेंस से जो प्राथमिक का रेजिस्टेंस होता है ये द्वितीय कुंडली के रेजिस्टेंस से अधिक होता है। यहाँ पर जो टर्न होते हैं बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जो टर्न होते हैं T1, मतलब प्राथमिक में जो फेरे होते हैं ये द्वितीयक में फेरों की संख्या से अधिक होते हैं। प्राथमिक में जो फेरे होते हैं ये द्वितीयक में फेरों की संख्या से अधिक होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीयक में कम होती है। प्राथमिक का रेजिस्टेंस अधिक होता है, द्वितीयक का रेजिस्टेंस कम होता है। प्राथमिक में वोल्टेज का वैल्यू अधिक होता है, द्वितीयक में वोल्टेज का वैल्यू कम होता है। और प्राथमिक में धारा का मान कम होता है, द्वितीयक में धारा का मान अधिक होता है। तो बेटा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे, स्टेप डाउन के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी प्राथमिक और द्वितीयक जो होती है ये लगभग एक समान होती है और इसके रेजिस्टेंस भी प्राथमिक और द्वितीयक में लगभग एक जैसे होते हैं। यहाँ पर जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी जो प्राथमिक में जो V1 है ये बराबर होता है V2 के, ये बराबर होता है T2 के। तो ये सभी इसके गुण हैं। तो बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी में कुछ अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं से, तो इन अवगुणों को स्पाइक के नाम से जाना जाता है। इनको कम करने के लिए इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरली बेटा हम वैद्युत भट्टियों के साथ में कर लेते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक में जब आपके फेरे समान रहेंगे, वोल्टेज समान और रेजिस्टेंस समान रहेंगे तो धारा का मान भी प्राथमिक और द्वितीयक धारा का मान भी कैसा होता है? बराबर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है इसको 1 to 1
इस ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेटा याद रखना अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला ट्रांसफार्मर है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है ये आपके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से टैली करता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर है, ये आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के फेरे समान होते हैं, रेजिस्टेंस दोनों का समान होता है, टर्मिनल दोनों समान होते हैं, और जो आपकी प्राथमिक और द्वितीयक की धारा है ये समान होती है। परंतु आदर्श ट्रांसफार्मर में ये रेजिस्टेंस का मान नगण्य माना जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है आपके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और आदर्श ट्रांसफार्मर। बेटा कहा जाता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर है, परंतु कोई भी ट्रांसफार्मर आज तक आदर्श नहीं बनाया जा सका है। ट्रांसफार्मर को यदि बनाएंगे तो उसमें आपका कोर रहेगा, उसमें आपकी वाइंडिंग रहेगी। अगर कोर और वाइंडिंग है, अगर कोर और वाइंडिंग दोनों है तो यहाँ बेटा वाइंडिंग होने के कारण यहाँ पर पतला तार होगा और तार की लंबाई भी ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस जो है ये जरूर होगा। जब रेजिस्टेंस होगा तो बेटा यहाँ पर आदर्श की स्थिति लगभग समाप्त हो जाती है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला ट्रांसफार्मर जो है आपका पावर ट्रांसफार्मर है, दूसरा ट्रांसफार्मर आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, और तीसरा जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर जो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो बेटा जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक होता है आपका सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका 3 फेज का ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर और 3 फेज का ट्रांसफार्मर, या हम कह सकते हैं कि जो पावर क्षमता के आधार पर अगर हम कहेंगे तब भी ये ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अपेक्षा बड़े होते हैं, और विद्युत उत्पादन केंद्रों पर स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर को हम किस नाम से जानते हैं? जनरेटिंग ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। सभी ट्रांसफार्मरों में सबसे बड़े ट्रांसफार्मर जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके बाद आपके ट्रांसमिशन में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो बेटा ट्रांसफार्मर अगर हम फेज की दृष्टि से देखते हैं तो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर भी होते हैं, 3 फेज के ट्रांसफार्मर भी होते हैं, और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो 1 फेज को 3 फेज की सप्लाई में रूपांतरित करते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो 2 फेज को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में रूपांतरित करते हैं। कि जो ट्रांसफार्मर आपके सिंगल फेज और 3 फेज के होते हैं इनको बेटा हम पावर ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, जबकि जो ट्रांसफार्मर आपका सिंगल फेज को 3 फेज में रूपांतरित करेगा इसका उपयोग हम केंडो प्रणाली में करते हैं। जबकि 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज से 3 फेज में जो ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है, इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग जनरली हम विद्युत भट्टियों के साथ में करते हैं, और इन ट्रांसफार्मरों को टीटी संयोजन के नाम से भी जानते हैं। इन ट्रांसफार्मरों को टीटी संयोजन या स्कॉट संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। बेटा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सीटी और दूसरा होता है आपका पीटी। सीटी का मतलब होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम धारा परिणामित्र के नाम से भी जानते हैं। जबकि पीटी का मतलब होता है विभव ट्रांसफार्मर, इसको हम वोल्टता ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। सीटी पीटी का उपयोग जनरली बेटा रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सीटी पीटी का उपयोग रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। सीटी जो होती है ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें जो धारा का मान होता है बेटा ये कम होता है सेकेंडरी में, जबकि पीटी जो होती है ये कैसा होता है? ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसपे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी सेकेंडरी में जो वोल्टेज होती है इसकी वैल्यू कम होती है। जो सीटीपीटी होते हैं, सीटीपीटी की जो रेटिंग होती है बेटा ये होती है VI। सीटीपीटी की रेटिंग VI या फिर वोल्ट एम्पियर कह सकते हैं। वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग ली जाती है। करंट ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ये
VA में ली जाती है। बेटा कहीं कहीं आपको एक पॉइंट मिलेगा लिखा हुआ 10 VA, 10 VA। तो कभी कभी इसका वर्डन जो रेटिंग होती है, इसकी रेटिंग को वर्डन भी कह सकते हैं, कि जो होती है वो 10 VA ली जा सकती है। तो बेटा ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये जनरली ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इनको याद रखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरली कॉपर की बचत के लिए, ठीक है, उपयोग किया जाता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम जो मोटर होती हैं 3 फेज की मोटर या सिंगल फेज की मोटर, इनको स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और वोल्टेज को, जो वोल्टेज होती है इसको स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार्टर के रूप में भी किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग बेटा 20 HP से ऊपर की इंडक्शन मोटरें जो होती हैं उनको प्रचालित करने के लिए किया जाता है। बेटा पावर ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का होता है। जो पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर में मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, इनके ऊपर विचार करते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर में मुख्य बिंदु है ये क्या क्या हैं, इनके ऊपर विचार करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में मूल बिंदु जो होते हैं इन पर विशेष ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से बताया जाएगा। यहाँ सबसे प्राथमिकता दी जाती है आपकी किस पर, ट्रांसफार्मर के टैंक पर। जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है बेटा ये किसका, MS स्टील का बना होता है। ध्यान देना, MS स्टील का बना होता है और इसकी आंतरिक भाग और बाहरी भाग वार्निश से लेपित होती है जिससे कि इसको जंग से बचाया जा सके। बेटा इसके बाद ट्रांसफार्मर के इस हिस्से में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक होता है इनलेट वाल्व। इससे क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर का जो कचरा होता है या हम कहेंगे कि जो कूड़ा होता है उसको, या तेल जो होता है उसका जला हुआ पार्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की साफ सफाई की जाती है। तो जब साफ सफाई की जाएगी तो इसमें से कीचड़ जो निकलेगी वो इनलेट वाल्व के द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पर बेटा इनलेट वाल्व होता है। इसी के पास में यहाँ पर एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम अर्थिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को अर्थ पॉइंट के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से पर LT और HT बुशिंग भी होती है। तो बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, एक बुशिंग आपकी ये है, एक बुशिंग यहाँ है, एक बुशिंग यहाँ है। इन बुशिंग को HT बुशिंग के नाम से जानते हैं, जबकि एक बुशिंग यहाँ है, एक यहाँ है और एक बुशिंग आपकी यहाँ है। इन बुशिंग को LT बुशिंग के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा बुशिंग लगाई गई है। अगर आपके पास LT और HT सभी प्रकार की बुशिंग है तो इस बुशिंग को क्या किस नाम से जाना जाएगा। तो बेटा ये बुशिंग जो होती है ये कौन सी बुशिंग होती है, ये अर्थ बुशिंग होती है। तो अर्थिंग बुशिंग होती है। इससे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक साइड आपकी, जैसे मान लीजिए स्टार और डेल्टा ट्रांसफार्मर है, तो स्टार से जो आपका ये स्टार पॉइंट जो निकलेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये स्टार पॉइंट को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो यहाँ से बेटा उस स्टार पॉइंट का संबंध इस बुशिंग के माध्यम से होता है और यहाँ से एक वायर को जोड़ करके या पत्ती को जोड़ करके उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो बेटा जो बुशिंग होती है ये बुशिंग किसकी बनी होती है, याद रखना बुशिंग बेटा पोर्सलिन की बनी होती है। किसकी, पोर्सलिन की बनी होती है। पोर्सलिन की बनी होती है। बुशिंग पोर्सलिन की बनी होती है। बुशिंग के ऊपरी हिस्से में धातु का कैप लगा होता है और बुशिंग के आंतरिक भाग में जो अंदर का हिस्सा होता है बुशिंग का, उसमें क्या करते हैं, बुशिंग के आंतरिक भाग में तेल भरा जाता है। एक पॉइंट पर और विशेष ध्यान देंगे, LT बुशिंग और HT बुशिंग दोनों बुशिंग में तेल भरा जाता है और दोनों बुशिंग का कौन सा, आंशिक, दोनों बुशिंग का जो आंशिक भाग होता है ये ट्रांसफार्मर के अंदर साइड में धसा होता है। बेटा यहाँ पर एक हिस्सा ये देखेंगे, इसको कंजर्वेटर के नाम से जानते हैं। कंजर्वेटर में ट्रांसफार्मर का 1/10वां हिस्सा तेल जाता है। 1/10वां हिस्सा ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में तेल रहता है। कंजर्वेटर के इस हिस्से पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक गेज लगा रहता है जिसको हम
ऑयल गेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक ऑयल गेज स्थापित किया जाता है। बेटा यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं इनको हम रेडिएटर या कूलिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रेडिएटर लगे हुए हैं। रेडिएटर का मुख्य काम होता है ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है तेल को शीतलित करना और सबसे अच्छा कूलिंग प्रदान करना। रेडिएटर के पास में यहाँ पर जो है ये कूलिंग फैन लगाए गए हैं जिससे कि रेडिएटर में आने वाला जो ऑयल होता है ऑयल जल्दी से ठंडा हो जाए। बेटा ट्रांसफार्मर में जो ऑयल उपयोग में लाया जाता है ये ऑयल कौन सा होता है? इस ऑयल को सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। ये खनिज तेल होता है। खनिज तेल का रंग बेटा पीला होता है। ये हल्का पीले रंग का तेल होता है। ट्रांसफार्मर के इस हिस्से में यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक पाइप आया है। यहाँ पर एक पाइप आया है और ये पाइप यहाँ से होकर के इधर से होकर के बेटा यहाँ तक आया है। तो इस वाले हिस्से में जो ये ट्रांसफार्मर के लिए ये पाइप गया है ये आपका कंजर्वेटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो कंजर्वेटर के साथ ये पाइप जुड़ा हुआ है इसको फ्लैंज कपलिंग पाइप कहते हैं। और इस पाइप के साथ में यहाँ पर एक रिले लगाया गया होगा। इस रिले का नाम होता है बेटा बुकोल्ज रिले। इस रिले का नाम होता है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले का मुख्य कार्य बेटा बुकोल्ज रिले का मुख्य कार्य जो होता है ये इंटरनल या आंतरिक ट्रांसफार्मर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करता है। और ट्रांसफार्मर में यदि गैसिंग या गैसें नमी के कारण उत्पन्न होती हैं तो उन गैसों के कारण ये रिले स्वतः ही प्रचालित हो जाता है। इस कारण यहाँ पर जो आपका बुकोल्ज रिले लगाया गया है इस बुकोल्ज रिले को गैस रिले के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ट्रांसफार्मर के आंतरिक हिस्से में नमी को अवशोषित करने के लिए या नमी से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए एक ट्रांसफार्मर को नमी से बचाने के लिए बेटा सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। तो ब्रीदर लगाते हैं। तो ब्रीदर में होता क्या है बेटा ब्रीदर एक टंकी सी होती है इस प्रकार की एक टंकी जैसी होती है और इसमें छोटे छोटे कण भरे होते हैं। छोटे छोटे कण भरे होते हैं और ये कण होते हैं कोबाल्ट क्रिस्टल के। यहाँ से वायु के लिए माध्यम होता है। यहाँ से वायु अंदर जाती है और एक पाइप के द्वारा इनको इस प्रकार से आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो होता है ये सिलिका जेल ब्रीदर होता है। इसमें सिलिका जेल के टुकड़े या क्रिस्टल के रूप में सिलिका जेल रहता है उसको भरा जाता है। सिलिका जेल टुकड़ों का मुख्य कार्य होता है बाहर की जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायु जा रही है उस वायु की नमी को अवशोषित करना और वायु को शुष्क बनाना। जबकि ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा जाता है उस तेल के सतह की नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। जो सिलिका जेल ब्रीदर होता है उसका मुख्य कार्य होता है तेल की नमी को अवशोषित करना। और जो बुकोल्ज रिले होता है इसका मुख्य कार्य होता है जब ट्रांसफार्मर के अंदर नमी चली जाती है तो नमी के कारण उसमें गैसें उत्पन्न होती हैं और गैसें उत्पन्न होने की अवस्था में ये बुकोल्ज रिले स्वतः ही प्रचालित होता है। एक बेटा ट्रांसफार्मर पर ही एक यहाँ पर एक पाइप लगा होता है। इस पाइप का नाम होता है बेंड पाइप। कभी आपने देखा जरूर होगा ट्रांसफार्मर में यहाँ एक पाइप लगा होता है। इस पाइप का नाम होता है बेंड पाइप। क्या नाम होता है इसका नाम होता है बेंड पाइप। और इसके यहाँ पर आंतरिक हिस्से में यहाँ पर एक कांच की पट्टी लगी होती है। इस पट्टी का नाम होता है डायफ्रेम। इस पट्टी का नाम होता है डायफ्रेम। तो होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी गैसें बन जाती हैं तो इन गैसों के कारण ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ये ऊपर की तरफ आता है और हाई प्रेशर के कारण इस कांच की पट्टी को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। इसका मुख्य फायदा ये है कि ट्रांसफार्मर में जब गैसें उत्पन्न होंगी तो ट्रांसफार्मर की गैसों के कारण ये पट्टी यदि टूट जाती है तो इसके अंदर की गैसें सबकी सब बाहर चली जाएंगी और ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है ये बॉडी आपका फटने से बच जाता है। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से मुख्य भाग हैं इन पर विचार किया गया है। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग हैं ये बेटा ध्यान देंगे इन पर। ट्रांसफार्मर का इसके मुख्य भागों मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर का पहला भाग इसका यही होता है। इसके बाद होता है बेटा कंजर्वेटर जो मैंने बता दिया है। इसके बाद होता है सिलिका जेल ब्रीदर। इसके बाद होता है वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर के अंदर का भाग है। सिलिका जेल ब्रीदर का काम होता है आपकी जो नमी होती है नमी को अवशोषित करना। जबकि वाइंडिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टेप अप बाइंडिंग और एक होती है स्टेप डाउन। मतलब एक होती है कम फेरों की बाइंडिंग, एक में फेरे कम होते हैं, और एक होती है अधिक फेरों की बाइंडिंग। ठीक है, एक होती है अधिक फेरों की
वाइंडिंग। और होता है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले को हम गैस रिले के नाम से भी जानते हैं, और ये रिले ट्रांसफार्मर की आंतरिक फॉल्ट को डिटेक्ट करके और अलार्म भी बजाता है। और रिले है तो रिले सिस्टम को सप्लाई या अपना सिग्नल दे करके पूरे तंत्र को बंद भी कर देता है। इसका संबंध फ्लैंज कपलिंग के साथ होता है। और इसका एक भाग होता है बुशिंग। तो बुशिंग का काम क्या होता है, बाहरी सप्लाई को अंदर की तरफ सप्लाई को लेकर के जाना। और बुशिंग के आंतरिक भाग में एक पीतल या कॉपर की छड़ पड़ी होती है। ये छड़ कुछ मोटी बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के गेज उपयोग में लाए जाते हैं, ताप गेज, दाब गेज और तेल गेज। मतलब टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज और ऑयल गेज। टेप चेंजर जो होता है बेटा 5% पर होता है, 7.5% पर होता है, और होता है आपका 2.5% पर, 2.5% पर। प्लस माइनस में इन वैल्यू को लिया जाता है। तो टेप चेंजर जो होता है जनरली बेटा HV साइड में स्थापित किया जाता है। तो टेप चेंजर को HV साइड में स्थापित किया जाता है। टेप चेंजर के द्वारा हम इच्छित 2%, 5% और 7.5% के आधार पर जो की वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करके हम सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बेटा होता है रेडिएटर। तो रेडिएटर जो होता है इसमें कूलिंग डक्ट होती है, और ये रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर जो ऑयल होता है, ऑयल को ठंडा करने का कार्य करता है। इसके बाद होते हैं बेंड पाइप। बेंड पाइप ट्रांसफार्मर के टैंक के ढक्कन पर लगा होता है, और जिसकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इनकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है बेंड पाइप की, आप लोगों ने देखा होगा जरूर, ये इस टाइप की होती है। और इसके अंदर वाले भाग में एक होता है डायफ्राम, जो कांच की एक पट्टी लगी होती है। इसके बाद बेटा होता है बाल्व। जो बाल्व होते हैं ये 2 होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व जो होता है बेटा ये आपका कंजर्वेटर के ऊपरी हिस्से पर होते हैं। कंजर्वेटर का एक जो संपूर्ण ट्रांसफार्मर का 1/10वां हिस्सा तेल कंजर्वेटर में रहता है। ये इसका आयतन, कंजर्वेटर का आयतन संपूर्ण टैंक का 1/10वां हिस्सा होता है। जो वाल्व होता है, वाल्व बेटा 2 होते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व जो कंजर्वेटर पर होता है, एक होता है आउटलेट वाल्व जो टैंक पर होता है। इसके बाद होता है बेटा यहाँ पर संप, जिसको श्वासक भी कहते हैं। संप का उपयोग बेटा 500 MVA 500 MVA के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, जबकि यहाँ पर आपका बुकोल्ज रिले आया है, ये आपका 500 kVA के और इससे ऊपर के ट्रांसफार्मर में इसका बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है, जबकि 500 MVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर में संप का उपयोग किया जाता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ये जनरली सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हैं तो इसके अंदर का भाग या आयतन हम कहेंगे कि घटने लगता है, तो वायु जाकर के इसके आयतन की पूर्ति करती है। बेटा ट्रांसफार्मर के टैंक और ढक्कन के बीच में, जो ट्रांसफार्मर का टैंक होगा और ढक्कन होगा, इनके ढक्कन के बीच में यहाँ पर ट्रांसफार्मर के टैंक और ढक्कन के बीच में एक तेल होता है, तेल को क्षरित होने से रोकने के लिए या तेल क्षरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, गैस्केट स्थापित किया जाता है। ये गैस्केट पीवीसी या नियोप्रीन की बनी होती है। बेटा ये सब याद रखना, नियोप्रीन की बनी होती है। इसके बाद होता है क्रोड। कुंडलन को स्थापित करने के लिए ट्रांसफार्मर में CRGO या फिर HRGO का क्रोड उपयोग में लाया जाता है। जो क्रोड होता है जनरली सिलिकॉन का होता है, और इसमें सिलिकॉन की मात्रा सामान्यतः 4% मिलाई जाती है। CRGO का फुल फॉर्म होता है बेटा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसके बाद ट्रांसफार्मर के निचले हिस्से पर बेटा अर्थिंग टर्मिनल होता है, जो ट्रांसफार्मर में डबल अर्थिंग किया जाता है। एक अर्थिंग आपका न्यूट्रल पर होता है, दूसरा अर्थिंग बेटा बॉडी पर होता है। याद रखना ट्रांसफार्मर में डबल अर्थिंग उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यदि ट्रांसफार्मर आपका 3 फेज का है तो आपको डबल अर्थिंग उपयोग में लाना है। अगर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का है तो आपका एक ही अर्थिंग से काम चल जाएगा। अंत में बचता है आपका ऑयल। ऑयल का रंग सामान्यतः येलो होता है, हल्का पीला होता है, और ये ट्रांसफार्मर जो तेल होता है ये सिंथेटिक ऑयल होता है। और इस ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग हम ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए नंबर 1 कूलिंग के लिए करते हैं, और नंबर 2 ट्रांसफार्मर की कुंडलन के इंसुलेशन के लिए इस तेल का उपयोग किया जाता है। तो बेटा जो तेल होता है ये खनिज तेल होता है, जो तेल के कुओं से
जो तेल के कुओं से निकाला जाता है और रिफाइनरी के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है। बेटा एक बात और बताते हैं, जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है, इस ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करने के लिए, ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर अगर करेंगे तो फिल्टर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन, बेटा याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल मशीन का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के तेल का फिल्टर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है इसका बेटा फ्लैश पॉइंट होता है 100, ट्रांसफार्मर तेल का फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्लैश पॉइंट मतलब जिसको हम दमक बिंदु के नाम से भी जानते हैं। बेटा यहाँ अभी एक टॉपिक आया था आपका सिलिका जेल ब्रीदर, तो जो सिलिका जेल ब्रीदर होता है यहाँ पर आपका सिलिका जेल ब्रीदर दर्शाया गया है। सिलिका जेल ब्रीदर जो होगा, सिलिका जेल ब्रीदर में सिलिका जेल के जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल का रंग शुष्क अवस्था में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आपका किस अवस्था में दर्शाया गया है बेटा? ये आपका शुष्क अवस्था में दर्शाया गया है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल के टुकड़ों का रंग नीला होता है, जबकि नमी युक्त होते हैं, ठीक है ना, नमी युक्त जो सिलिका जेल के टुकड़े होते हैं इनका रंग कैसा हो जाता है बेटा? इनका रंग सफेद हो जाता है, सफेद या गुलाबी हो जाएगा, सफेद या गुलाबी हो जाता है। जब ये नमी अवशोषित कर लेते हैं तो इनका रंग सफेद या गुलाबी हो जाएगा, जबकि शुद्ध अवस्था में सिलिका जेल जो होंगे ये कैसे होते हैं? नीले होते हैं। यहाँ पर आपका रंग सामने दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही की परीक्षा में यूपीपीसीएल में ये सिलिका जेल ब्रीदर का चित्र पूछा गया था, ठीक है बेटा, याद रखना इसको बढ़िया तरीके से चित्र के साथ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्म या परिणामित्र जो होता है, तो परिणामित्र जो होता है, परिणामित्र की बुशिंग। परिणामित्र में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो परिणामित्र में जो बुशिंग होती है, ये बुशिंग दो प्रकार की होती हैं। जो परिणामित्र में जो बुशिंग होती है, ये बुशिंग दो प्रकार की होती है। एक बुशिंग जो है आपकी होती है एलटी, कौन सी होती है? एक बुशिंग जो होती है ये एलटी बुशिंग होती है, और एक बुशिंग जो होती है वो एचटी बुशिंग होती है। एलटी बुशिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं, और एचटी बुशिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। जब ट्रांसफार्मर कैसा होगा बेटा? जब ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन होगा। यहाँ पर जो आपकी ये डिवाइस लगी हुई दिखाई दे रही है इसको बेटा हम कंजर्वेटर कहते हैं, और यहाँ पर जो डिवाइस लगी दिखाई दे रही है इसको हम ऑयल गेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ये तीन दिखाई दी गई हैं ये आपकी एचटी बुशिंग है, और ये पिछले हिस्से में जो दिखाई दे गई हैं ये एलटी बुशिंग है। यहाँ पर जो ये पत्तियां दिखाई गई हैं, यहाँ पर रेडिएटर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां लगा करके ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा किया जा रहा है। इनको कूलिंग डक्ट या इन्हीं को शीतलक नलियां कहा जाता है। और ये शीतलक नलियां जो होती हैं ये एमएस स्टील की बनी होती हैं। ट्रांसफार्मर के टैंक और ढक्कन के बीच में इस हिस्से में, ट्रांसफार्मर के टैंक और ढक्कन के बीच में यहाँ पर आपका नियोप्रीन की गैसकेट स्थापित की जाती है। नियोप्रीन की गैसकेट स्थापित की जाती है। ट्रांसफार्मर का जो टैंक का ढक्कन होता है और यहाँ पर आपका जो कंजर्वेटर है बेटा, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का झुकाव होता है? इनके दोनों के बीच में 5 डिग्री का झुकाव रखा जाता है। कंजर्वेटर की इस पत्तियों का और टैंक का जो ढक्कन होता है उनके बीच में 5 डिग्री का झुकाव रखा जाता है। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।